ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने रेलेवेंट कैश फ्लोज देख लिए थे कि कौन कौन से कैश फ्लोज रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, उनको किस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना है। प्लस हमने टाइमिंग के हवाले से देखा था कि कोई भी कैश फ्लोज जो अकर होंगे वो एंड ऑफ ईयर होंगे, मिड ऑफ ईयर कोई भी कैश फ्लो नहीं आएगा। इस पे एज आई टोल्ड यू कि हमारा एग्जामिनर के साथ सीज फायर है, ना एग्जामिनर कभी मिड ऑफ ईयर कैश फ्लो देगा और ना ही हम उसके ऊपर कोई कभी भी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस बात पे हम बिल्कुल क्लियर रहेंगे दैट assumption number 1 was all cash flows will take place at the end of the year. कोई भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो मिड ऑफ द ईयर नहीं आएगा। और दूसरा, अगर कोई भी कैश फ्लो बिगिनिंग ऑफ द ईयर आता है, मिड ऑफ ईयर की कहानी खत्म है। अगर कोई भी कैश फ्लो मिड ऑफ ईयर आता है तो दैट विल स्टार्ट ऑफ द ईयर आता है तो दैट विल बी अज्यूम्ड एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। तो जिसमें हमने देखा था स्टार्ट ऑफ ईयर 1 इज ईयर 0, स्टार्ट ऑफ ईयर 2 इज ईयर 1। फिर अब हम आगे आते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से क्या इंपैक्ट पड़ता है कि लेट्स अज्यूम आज हम इन्वेस्ट करते हैं एक इजी फिगर 1 लाख रुपए, और हम जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जिस इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, वहां पे इन्फ्लेशन रेट लेट्स से फॉर इंस्टेंस 5% है। व्हाट हैपेंस कि अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट रिटर्न ऑफर करता है 8% का, तो 1 साल के बाद मेरे लाख रुपए कितने हो जाएंगे? 1,08,000 रुपए। अब बजाहिर कहने को यह कहा जाएगा कि हमने 1 साल में 8,000 रुपए कमाए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि वाकई आपने 8,000 कमाए हैं? करेक्ट, नो, हमने 8,000 नहीं कमाए। तो एक हम टर्म यूज करते हैं नॉमिनल रिटर्न का, और दूसरा हम टर्म यूज करते हैं रियल रेट का। यू ऑल आर करेक्ट। हमने 8,000 का रिटर्न नहीं कमाया। अगर हम नॉमिनली कहें तो हमने नॉमिनल रेट कमाया है 8%। बेसिकली नॉमिनल रेट किसको कहा जाता है? द नॉमिनल रेट इज इंक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन। तो आपने जो 8% कमाए हैं, इसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट भी शामिल है। लेकिन इन रियल टर्म्स आपकी वेल्थ में 8% का इजाफा नहीं हुआ होगा। तो कितना इजाफा हुआ होगा? उसके लिए हम एक इंपैक्ट देखते हैं जिसको हम कहते हैं फिशर इफेक्ट। एक चीज मुझे आप क्लियर करने दें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने 8% कमाया जिसमें से 5% महंगाई है और आपने 3% कमाया, तो आप गलत बात कर रहे हो। एज एन एग्जाम्पल, मेरे साथ एक सीन हुआ कि मैं किसी बैंक में पैसे डिपॉजिट करने लगा था, सेविंग में, टर्म डिपॉजिट रेट पे टीडीआर बना रहा था। सो द अमाउंट वाज राउंड अबाउट 5 मिलियन, 50 लाख रुपए का अमाउंट है लेट्स से। मैं बैंक मैनेजर के साथ बैठता हूं और उसको कहता हूं कि आपकी जो बैंक है वो मुझे क्या रिटर्न ऑफर कर सकती है अगर मैं आपको 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं। तो मैनेजर साहब मुझे कहते हैं कि हम आपको लेट्स से 10% रिटर्न ऑफर करेंगे। मैं कहता हूं ठीक हो गया, मैं अगर आपको 50 लाख रुपए देता हूं तो उसका 10% बनेगा 5 लाख रुपए।
तो उसने कहा बिल्कुल करेक्ट। मैंने कहा क्लियर कर दें कि ऐसा ना हो कि 1 साल के बाद जब मैं आपसे ये रिटर्न लेने आऊं तो आप बाद में कुछ डिडक्शंस मार दें और कहें कि कोई हिडन चार्जेस हैं और उस हिडन चार्जेस की वजह से मुझे आप एग्जैक्टली 5 लाख रुपए ना दें बल्कि उसमें कोई कटौती मार दें। तो मैनेजर साहब ने कह दिया कि जी जी मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि आपको हम 10% रिटर्न देंगे, लेकिन वो जो हम आपको रिटर्न देंगे उस पर 10% विदहोल्डिंग टैक्स कटेगा। अब मैं क्या समझूं कि यार 10% में कमा रहा हूं और 10% टैक्स है तो मुझे क्या बचेगा? मुझे तो कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो। एम आई करेक्ट या मैं गलत बात कर रहा हूं? मैं अगर बैंक में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं, 50 लाख रुपए के ऊपर बैंक मुझे रिटर्न देता है 10% और 10% विदहोल्डिंग टैक्स कट जाता है, तो मैंने जो कमाया वो तो टैक्स पी गया, मुझे क्या बचेगा पीछे? करेक्ट हमास, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो कि जो 10% विदहोल्डिंग टैक्स कटेगा वो मेरे प्रिंसिपल पे नहीं कटेगा बल्कि मेरे रिटर्न पे कटेगा। सो हाइपोथेटिकली अगर हम बात कर रहे थे 50 लाख रुपए के ऊपर अगर मुझे 10% मिलेगा, यस दैट विल बी 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए का 10% 50,000 रुपए विदहोल्डिंग टैक्स कटेगा और मुझे मिलेंगे एज हुजूर हैज कमेंटेड के 50,000 रुपए, यस हमजा करेक्ट, मुझे मिलेंगे 4.5 लाख रुपए। तो इस बात का ध्यान रहे कि आपने जो रिटर्न कमाना है, रिटर्न तो आप अपने प्रिंसिपल पे कमाओगे, लेकिन जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन आपके प्रिंसिपल पे नहीं लगेगी। तो फिशर इफेक्ट ने फॉर्मूला क्या दिया? इट्स 1 प्लस आई इक्वल्स टू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस एच। यहां पे आई का मकसद है नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट का मकसद जो आप कुल मिला के कमाएंगे, इन्फ्लेशन हो या कोई भी इकोनॉमिक चेंजेस हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको 8% का रिटर्न दूंगा, फिर आपको बचता है नहीं बचता वो आप जाने, आपका काम जाने। आर का मकसद है रियल रेट। रियल रेट का मकसद कि मुझे इन्फ्लेशन को हटा के बाकी क्या बचा, तो इन रियल टर्म्स मेरे धन में कितना इजाफा हुआ, मेरी वेल्थ में कितना इजाफा हुआ, उसको हम कहते हैं रियल रेट। तो क्या मैंने वाकई में कोई रिटर्न कमाया भी कि नहीं कमाया, और अगर कमाया तो कितना? भाई जो महंगाई खा गई वो मेरी प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि जितना इन्फ्लेशन की वजह से मेरी वैल्यू अमाउंट की गिरी है, और अगर मैं उतना ही कमाऊं जितनी की इन्फ्लेशन है, तो पीछे मुझे तो कुछ नहीं बचना। तो रियल टर्म्स में मैंने क्या कमाया उसको हम कहते हैं रियल रेट, इन्फ्लेशन को हटा के। एंड व्हाट इज एच? एच इज जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, अब हमें इस क्वेश्चन में इन्फ्लेशन रेट गिवन है और नॉमिनल रिटर्न गिवन है, तो इस फॉर्मूला को हम रीअरेंज करते हैं। 1 प्लस आई नॉमिनल रेट कितना है? 8%, इक्वल के उस पार 1 प्लस एच मल्टीप्लाइड है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, और इक्वल के उस पार बैठ जाएगा 1 प्लस आर। इसका आंसर क्या आ रहा है? रमशा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर 1.028. 1.028, okay. So it is 1.028, 1 उस तरफ पे प्लस में, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा। तो इन रियल टर्म्स हम कितना रिटर्न कमा रहे हैं?
2.8%. Okay, 2.857%. ओके, सो यहां तक बात कुछ क्लियर हुई कि रियल रेट और नॉमिनल रेट का क्या फर्क है? फेयर। तो मैं कहीं भी अगर पैसे इन्वेस्ट करता हूं या हम किसी भी प्रोजेक्ट में कंपनी फंड्स इन्वेस्ट करती है, तो जिस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, हमारे पैसे की कदर उतनी ही तेजी से कम होती जाएगी। तो एक हमने पढ़ लिया नॉमिनल रेट और एक हमने पढ़ लिया रियल रेट। सेम गोज विथ एक होते हैं नॉमिनल कैश फ्लोस और दूसरे होते हैं रियल कैश फ्लोस। नॉमिनल कैश फ्लोस मतलब वो कैश फ्लोस जिसमें इन्फ्लेशन भी शामिल है। So those cash flows, including inflation effect, are referred as nominal cash flows. Obvious about real cash flows, जिसमें inflation impact शामिल नहीं होगा। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर आपके क्वेश्चन में गिवन जो फ्यूचर वैल्यू है, आपने देखना है कि इसमें इन्फ्लेशन इंपैक्ट इंक्लूडेड नहीं है, यानी रियल कैश फ्लो है, या फिर इसमें इन्फ्लेशन इंपैक्ट शामिल है और ये नॉमिनल कैश फ्लो है। जब हम इसको प्रेजेंट वैल्यू की तरफ लेके आएंगे, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। आज के 1 लाख 1 साल बाद के 1,10,000 रुपए क्यों होते हैं? तो हम ये कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू में जब इंटरेस्ट प्लस किया जाता है, कंपाउंड किया जाता है, तो वो बन जाती है फ्यूचर वैल्यू। अब रियल कैश फ्लो अगर है, तो आपने अब जनरली ये पढ़ा कि एक तो उसमें इंटरेस्ट है और दूसरा उसमें इन्फ्लेशन है। अगर फ्यूचर वैल्यू में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट शामिल हैं, तो डिस्काउंटिंग के थ्रू हम उसमें से वो दोनों एलिमेंट्स निकाल के उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं। अगर कैश फ्लो रियल है, तो रियल कैश फ्लो में इंटरेस्ट तो शामिल होगा लेकिन इन्फ्लेशन शामिल नहीं होगा। तो इसको डिस्काउंट करने के लिए हम रेट कौन सा यूज करेंगे? रियल रेट। लेकिन अगर नॉमिनल कैश फ्लो है फ्यूचर वैल्यू का, तो इसका मकसद उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट भी शामिल है और उसमें इन्फ्लेशन का एलिमेंट भी शामिल है। तो उसको डिस्काउंट करने के लिए हम रेट कौन सा यूज करेंगे? नॉमिनल रेट। हेंस इस बात पे क्लियर रहेंगे कि रियल कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड यूजिंग रियल रेट
and nominal cash flows are discounted at nominal rate. क्योंकि अगर कैश फ्लोज में सिर्फ इंटरेस्ट ही है तो हम सिर्फ इंटरेस्ट ही निकालेंगे, इन्फ्लेशन है ही नहीं तो निकालेंगे क्या? जबकि अगर कैश फ्लो नॉमिनल हुआ तो दैट मींस उसमें दोनों चीजें शामिल है, उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट भी शामिल है और उसमें इन्फ्लेशन का एलिमेंट भी शामिल है, तो हम दोनों एलिमेंट्स को निकाल के उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। लेट्स अज्यूम हमें कोई बंदा कहता है कि जानी गाड़ी तो खरीद के दे, तो हम कहते हैं कि मैं अपने पैसे क्यों लगाऊं। लेट्स से हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक कार परचेज कर सकते हैं जो कि है 16 लाख रुपए की, जिसको हम अपने क्लाइंट को लीज पे दे सकते हैं और क्लाइंट हमें उस पे 4 किस्तें बना के देगा। लेट्स अज्यूम हमारी इंस्टॉलमेंट है 5,26,775 पर एनम for 4 years in arrears। हम चाहते हैं कि हम इसमें से नॉमिनल रेट कमाएं 12% पर एनम का, 12% पर एनम का। तो अगर हम इसमें से 12% कमाना चाहते हैं तो हम इनके कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो हमें 5,06,000 ₹514 पर एनम देगा इन रियल टर्म्स और उसके अलावा जो भी इन्फ्लेशन इंपैक्ट्स होंगे वो हमें कंपनसेट करेगा। लेकिन लेट्स से हम अभी दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं आते, हम पहले ऑप्शन को एक तरफ कर लेते हैं। अच्छा, अब हम ये देखें कि हमें पहले से लेकर चौथे साल तक नॉमिनल अमाउंट मिलेगा 5,26,775। नॉमिनल कहने से मेरा मकसद ये है कि क्लाइंट मुझे कहेगा कि मैं आपको 5,26,775 रुपए की किस्त दूंगा 4 साल तक। महंगाई क्या है, इकोनॉमी कहां जाती है, हालात कैसे होते हैं, मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लीज इंस्टॉलमेंट पे करूंगा जो कि 5,26,775 की होगी। अच्छा, अब क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन की अलग से कोई भी कंपनसेशन नहीं है तो ये कैश फ्लो क्या कहलाएगा, नॉमिनल, क्योंकि इस इन्फ्लेशन वगैरह जो भी है यही है और 12% हमारा नॉमिनल रेट है।
आप 12% का एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करें 4 साल का, $3.037। तो इसमें से हमने इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट दोनों इंपैक्ट्स बाहर कर दिए। प्रेजेंट वैल्यू आ गई 16 लाख रुपए, और हमारी इन्वेस्टमेंट भी कितनी है, 16 लाख रुपए। ये आ गई जीरो एनपीवी। तो इसका आईआरआर कितना हुआ, एग्जैक्टली 12%। ये वही रिटर्न है जो कि आप चाह रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आपको हर साल रिटर्न कितना मिल रहा है, 5,26,775 का, और ये आपको मिलेगा 4 सालों तक। तो ये कैश फ्लो बन जाता है 21,07,100 रुपए। लेकिन प्रेजेंट में आपने कहा कि ये 21,07,100 कोई नहीं, ये 16 लाख रुपए हैं। तो इन दोनों के दरमियान ये जो डिफरेंस है, 5,07,100 का, यस, ये बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जो उसने हमें बढ़ा के तो दिया, लेकिन हमने कहा कि आप हमें वही 16 लाख ही वापस कर रहे हैं। मैं एक सेकंड इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड कर लूं, मैं स्क्रीन को यूज कर लूंगा, क्वेश्चन को मैं बाद में लाता हूं। एक और क्वेश्चन करता है। ओके, तो हमने इस तरीके से अगर लीज बनाते हैं तो हमें एग्जैक्टली 12% रिटर्न बन रहा है। से फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक मशीन है जो हम बाय कर सकते हैं, और मशीन की कॉस्ट है 24 लाख रुपए इमीडिएटली। मशीन करेगी क्या, मशीन बनाएगी यूनिट्स, लेट्स अज्यूम मशीन की कैपेसिटी एंड सेल्स डिमांड 60,000 यूनिट्स,
पर एनम है। रियल टर्म्स में 1 यूनिट पे हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा 13 रुपए पर यूनिट का। अज्यूम इन्फ्लेशन रेट अगर 3% है, हमारी कंपनी का रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% पर एनम है। ओके, इस क्वेश्चन को हम दो पॉसिबिलिटी से देख सकते हैं। पहला, हम डिस्काउंट करें रियल कैश फ्लोस एट रियल रेट। अज्यूम इस मशीन की जो लाइफ है वो 4 इयर्स है, तो हमें पहले से लेकर चौथे साल तक हर साल कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा? एक यूनिट पे हम कमा रहे हैं $13 का कंट्रीब्यूशन, और 60,000 यूनिट्स अगर हम हर साल बेचते हैं तो हम हर साल कमाएंगे 7,80,000 का कंट्रीब्यूशन। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन क्या है, ये हमने वाज़ेह किया कि ये रियल टर्म्स में है, तो इसको डिस्काउंट भी किस पे करेंगे? रियल रेट। रियल रेट कितना है? 9%। 9% का 4 साल का एन्युटी फैक्टर क्या बनेगा? Sir, 3.239. 3.239 239. सर। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? Sir, 252,000. 2,526,981. 981। Yes, sir. ओके, तो ये हमारी रियल टर्म्स में प्रेजेंट वैल्यू है। ईयर 0 में आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मशीन के ऊपर 24 लाख रुपए, तो 1,26,981 हमारी एनपीवी है, जो कि पॉजिटिव एनपीवी है। अच्छा, ये हमने किस के थ्रू किया? ये हमने रियल कैश फ्लोस को रियल रेट पे किया। जबकि दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? कि हम नॉमिनल कैश फ्लोस लें, हुजूर ये 593,019 क्या चीज है?
ओके ठीक है, कोई इशू नहीं। सो नॉमिनल में हम क्या करेंगे, हम पहले कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करेंगे। कैश फ्लोज में हम कमाएंगे कंट्रीब्यूशन कितना, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। अब हम बात कर रहे हैं नॉमिनल कैश फ्लोज की। तो 60,000 यूनिट्स कमाएंगे, उस पे 13 रुपए का कंट्रीब्यूशन तो रियल है, जबकि एक साल की इन्फ्लेशन कितनी है, 3%। तो इन्फ्लेशन मिला के हम कमाएंगे 8,03,400 रुपए। अगले साल कितना कमाएंगे, $8,27,502। ये हमने इन्फ्लेशन कंपाउंड कर ली, दैट इज 13 इंटू 1.03 स्क्वायर दे दिया और 60,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, थर्ड ईयर में क्या कमाएंगे, 852,327। लास्ट ईयर 877,897। ठीक है, आपने क्योंकि इसमें वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम सेम में आपने कैलकुलेटर पे क्या किया, 60,000 लिखा और इक्वल प्रेस कर दिया। अब जब आप मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे तो आंसर आगे खुद ब खुद आ जाएगा, ANS। आपने कंट्रीब्यूशन रखा 13 और मल्टीप्लाई किया उसको 1.03 से। आप सिर्फ इक्वल 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 प्रेस करते जाएंगे तो अगले अगले साल का कैश फ्लो आता जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम चेंज होता तो ये शॉर्टकट काम नहीं कर सकता था। अच्छा, अब ये इन्फ्लेटेड है तो अब उसको डिस्काउंट फैक्टर क्या लगाएंगे, हमारा रियल रेट कितना था, 9% और इन्फ्लेशन है 3%। ये रहा फिशर इफेक्ट। अगर रियल रेट 9% है, इन्फ्लेशन 3% है, तो नॉमिनल रेट क्या होगा, जुनेद कह रहा है 12.27%। ठीक है, हमास का भी आंसर सेम है, हमजा भाई का भी सेम है। ओके, अब आप मुझे ये बताएंगे कि ओके बासित करेक्ट 12.27। आप मुझे बताएंगे कि पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा 12.27 का। $8,907। नेक्स्ट ईयर Eight 7,934। तीसरा साल
7066। इसको हम नॉर्मली 3 इडियट्स दे सकते हैं, कोई राउंड अप की डिफरेंस की वजह से मार्क्स में पेनलाइज नहीं करेगा। लास्ट ईयर 6 to 9। जस्ट नीड टू मेक इट क्लियर कि आप लोग इसको किस तरीके से निकाल रहे हैं। मैं एक सेकंड के लिए वीडियो ऑन कर रहा हूं, तो आप वीडियो में इस चीज को देखिएगा। ओके, नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.1227 किया और आपने प्रेस कर दिया इक्वल। ये आपके पहले साल का आंसर आ गया। अब आप दूसरे साल के कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर आप इसको ऑल्टर करते हैं और पावर 2 लगाते हैं। तीसरे साल का निकालना है, कैसे करेंगे, ऑल्टर करेंगे और रेस्ट पावर 3 कर देंगे। सिमिलरली फिर बैक में गए और रेस्ट पावर 4 कर दिया। तो दिस इज सपोज टू बी टाइम वेस्टिंग। आपने क्या करना है, आपने अपने कैलकुलेटर पे 1 प्रेस करना है और इक्वल दबा देना है। आपके पास जब आप डिवाइड प्रेस करोगे तो ANS आगे खुद ब खुद आ जाएगा। अब आप रखेंगे 1 प्लस I, इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आ गया पहले साल का डिस्काउंट रेट 8907। आपने फिर कुछ नहीं करना, फिर इक्वल प्रेस करना है। ये आ गया दूसरे साल का। तीसरे साल के लिए फिर इक्वल प्रेस किया 7066, फिर इक्वल प्रेस किया, ये चौथे साल का आ गया। और आप इसको जितना इक्वल प्रेस करते जाएंगे ये अगले साल का आपको आंसर देता जाएगा। तो डिस्काउंट रेट निकालने के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप बार बार अपने डेसिमल्स को चेंज ना करें, यानी कैलकुलेटर्स में ऑल्टरेशन ना करें, बल्कि आप सीधा सीधा एक बार कैलकुलेटर पे फिगर पुट करके इक्वल इक्वल प्रेस करते जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यूज, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यूज। तो इस पहले साल के 8,03,400 में हमारी 9% कॉस्ट भी निकालनी है जो कि हमारा वैक है, और 3% इन्फ्लेशन भी निकालनी है। तो इसमें से 2 बार फिगर्स निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए था, आपको डिवाइड करना चाहिए था इसको 1.09 से, फिर जो आंसर आता उसको आप डिवाइड करते 1.03 से। जबकि हम क्योंकि इसको ऑलरेडी 12.27 कर चुके हैं, 12.27 कैसे किया, आपने दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली 12.27 पे करेंगे। तो इस 8,03,400 में से हमारी 9% कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकल आएगी और 3% इन्फ्लेशन भी निकल आएगी। क्या बन रही है पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू,
इसमें नाम भी नहीं, ठीक। Correct. So 7,15,597. Next year. $656,540. Third year 602,254. Last year 552,548. अच्छा, रियल में आप देखें, रियल टर्म्स में हमारा कैश फ्लो कितना था? 7,80,000। लेकिन इस 7,80,000 के अंदर इन्फ्लेशन शामिल नहीं है, तो हम उसको डिवाइड मारते हैं सिर्फ और सिर्फ रियल रेट से। $7,80,000 को अगर आप 1.09 से डिवाइड मारते हैं, डिस्काउंट करते तो क्या आंसर आता है? सेम 7,15,596। अच्छा, इसी तरीके से 7,80,000 डिवाइडेड बाय 1.09 पावर 2, 2 सालों की डिस्काउंटिंग करते हैं, तो क्या आंसर आता है? $7,56,510। तो बेसिकली हम चीज एक ही कर रहे हैं। अगर आप रियल कैश फ्लो को लेते हैं और रियल रेट पे डिस्काउंट करते हैं तो भी आपकी बात वही है, अगर आप नॉमिनल लेते हैं और नॉमिनल रेट पे डिस्काउंट करते हैं तो भी बात वही है। ओके, इन सबको प्लस करते हैं, देखते हैं हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ गया। पच्चीस 26 940। ठीक है, और हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है मशीन में? तो नियर अबाउट हमारा आंसर वही आ गया, 1,26,000। $981 था, ये 940 है राउंड अप की वजह से। सो हेंस वी आर क्लियर कि अगर हमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट दिया जाएगा तो हमारे सामने दो ऑप्शंस होंगे। हम रियल कैश फ्लोज रख सकते हैं और रियल रेट पे डिस्काउंट कर सकते हैं, या हम नॉमिनल कैश फ्लोज रख के उसको नॉमिनल रेट पे डिस्काउंट कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को सिंपली देखा जाए तो दोनों में से इजी ऑप्शन ऑब्वियसली
रियल कैश फ्लोज को रियल रेट पे डिस्काउंट करना है, क्योंकि उसमें एन्युटी के थ्रू काम हो सकता है। सवाल ये उठता है कि would this always be an option? Yes, the answer is no. Case number 1. कि क्वेश्चन के अंदर इन्फ्लेशन का एक ही रेट गिवन है, जो कि सिर्फ जनरल रेट है। करेक्ट, जुनेद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कि सिर्फ एक ही रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिवन है, तो हमारे सामने दोनों ऑप्शंस मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल रेट्स हैं, लाइक आपको ये बताता है कि हमारा जो सेल्स रेवेन्यू है वो इस परसेंटेज से ग्रो करेगा, हमारी कॉस्ट इस परसेंटेज से इन्फ्लेट होगी, हमारी फिक्स कॉस्ट इस परसेंटेज से इन्फ्लेट होगी। इफ देयर आर मोर देन वन, तो हम सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अप्रोच ही यूज कर सकेंगे। तो एक हमने पढ़ा जनरल रेट्स और दूसरा हमने पढ़ा स्पेसिफिक रेट्स। फिर किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा, दैट इज जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद होंगे। आप उसको रियल अप्रोच से भी कर सकते हैं, आप उसको नॉमिनल अप्रोच से भी कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर आपके हाथ काट दे। अगर एग्जामिनर अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर ये वाजे कर देता है कि मुझे नॉमिनल अप्रोच के थ्रू ही सॉल्यूशन दो, तो हम नाफरमानी नहीं कर सकते।
ओके, इस क्वेश्चन के अंदर क्या सीन है देखें. PV company is evaluating an investment proposal to manufacture product W33. कोई प्रोडक्ट है W33, हम सोच रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हम अपनी तरफ से मैन्युफैक्चर करें. Which has performed well in test marketing trials. ठीक है, हमने कुछ तजुर्बात किए हैं और तजुर्बात में हम कामयाब रहे हैं. Conducted recently by the company's research and development division. The following information relating to this investment proposal has now been prepared. पहला इसमें लिखा हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए $2 मिलियन की. सेलिंग प्राइस के आगे लिखा हुआ है करंट प्राइस टर्म्स. करंट प्राइस टर्म्स का मकसद रियल रेट ईयर 0 के हिसाब से इसकी सेलिंग प्राइस ये होगी. यानी इसमें किसी भी किस्म की कोई इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं है. करंट प्राइस टर्म्स मतलब प्राइस एट ईयर 0, राइट नाउ, इमीडिएटली. अच्छा, उसके अलावा क्या सीन है? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इन्फ्लेशन इज 3% पर ईयर. जो सेलिंग प्राइस बढ़ेगी हर साल वो 3% से बढ़ेगी. वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट $8 पर यूनिट है, ये भी करंट प्राइस टर्म्स में है. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट $1,70,000, ये भी करंट प्राइस टर्म्स में है. अच्छा, और इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट की इन्फ्लेशन है वो 4% पर ईयर है. हेंस वी आर क्लियर है कि जो सेलिंग प्राइस है उस पे इन्फ्लेशन अलग लग रही है 3%, और जो एक्सपेंसेस है, कॉस्ट है, उस पे इन्फ्लेशन अलग लग रही है, दैट इज 4%. तो हमारा ऑप्शन किल हो गया. रियल एंड नॉमिनल वाला ऑप्शन किल हो गया. हम सिर्फ नॉमिनल टू नॉमिनली चल सकते हैं. The R&D division has prepared the following demand forecast as a result of its test marketing trials. The forecast reflects expected technological change and its effects on the anticipated life cycle. पहले साल में 60,000 यूनिट्स बिकेंगे, दूसरे में 70,000, तीसरे में 1,20,000 और चौथे में 45,000 यूनिट्स बिकेंगे. लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि पहले उसकी डिमांड स्लो होती है, फिर बढ़ती है, फिर पीक पे जाती है और वापस डिक्लाइन हो जाती है. It is expected that all units of product W33 produced will be sold in line with company's policy of keeping no inventory of finished goods. तो जो प्रोडक्शन होगी वही बिक जाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी कुछ भी नहीं होगी. नो टर्मिनल वैल्यू और मशीन स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ 4 ईयर. चौथे साल के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी. ओके, हमारा जो नॉमिनल डिस्काउंट रेट है वो 10% है. Fair, adding up a term. ये बात नोट करेंगे कि हम नॉमिनल को मनी रेट और नॉमिनल कैश फ्लोस को मनी कैश फ्लोस करके भी रेफर करते हैं.
ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों से मैं शेयर कर चुका हूं, ये आप लोगों के ग्रुप पे ऑलरेडी मौजूद है। अब आप लोगों का काम है सिर्फ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इस क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। तो ये सोल्यूशन आप करके रखें, व्हेन यू आर डन लेट मी नो, मैं इसका आंसर आप लोगों से शेयर कर लूंगा। एंड इन केस यू फील एनी डिफिकल्टी, आपको नहीं समझ में आता, जस्ट लेट मी नो, तो मैं आपको ये क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, फिर तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लें, और किसी को भी कोई कंफ्यूजन रहे अगर इसमें, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।